जो हमने पहले क्लिक किया वो भी काउंट हो रहा है। अगर हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये 101 से स्टार्ट होगा, 100, 101, 102। ठीक है, ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो हम देख जी। जब हम यूज स्टेट के साथ यूज़ करेंगे देन आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट में है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि जो कंसोल में तो हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे यूआई पे हमारे पास वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। ये वैल्यू हम कैसे अपडेट करेंगे? यूज स्टेट से। यूज स्टेट से हम अपने पेज में जहाँ भी जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं काउंटर के नाम से, वो हम अपडेट कैसे करेंगे? यूज स्टेट को यूज़ करते हुए। बोर्ड करवाएंगे। यूज स्टेट को हम कैसे यूज़ करेंगे? यूज स्टेट बोर्ड हो जाएगा ये। पैरेंथेसिस में हम क्या देंगे? इनिशियल वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू 0 कर देती हूँ, ये यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू 0 रखती। अब ये एक वेरिएबल, इसको किसी वेरिएबल में भी तो सेव करवाना है ना, उसके लिए मैं क्या करूँगी? इज इक्वल टू से पहले कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस और इसमें काउंटर। काउंटर क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल। काउंटर एक वेरिएबल सिंपल, जैसे हमने पहले लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, इसी तरह भी काउंटर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। इसके बाद हमारे पास दूसरा इसका एक फंक्शन है सेट काउंटर के नाम से। सेट काउंटर ये क्या करेगा? ये काउंटर की वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अभी यूज स्टेट पे एरर क्यों आ रहा है? यूज स्टेट इंपोर्ट करेंगे, ये एक रिएक्ट का फंक्शन है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ये एक रिएक्ट का हुक है, तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अभी वो एरर रिमूव हो गया। अब हम यूज स्टेट में क्या दो चीज़ें यूज़ किया है? एक काउंटर जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, और उसके बाद सेट काउंटर। सेट काउंटर क्या है हमारे पास? एक फंक्शन जो इस वैल्यू को अपडेट करेगा, जो इस काउंटर इस वेरिएबल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेट काउंटर जब हम काउंटर की वैल्यू अपडेट करेंगे वो कहाँ से अपडेट होगी? वो कौन सा मेथड परफॉर्म करेगा? सेट काउंटर। समझ आई इस बात की? काउंटर हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल है, जब हम इसमें कुछ भी परफॉर्म करवाएंगे, जब भी ये अपडेट होगा तो कैसे होगा? सेट काउंटर से। सेट काउंटर एक फंक्शन है जो काउंटर की वैल्यू को अपडेट करेगा। जहां हमने 0 इनिशियल वैल्यू डिफाइन किया है, यहाँ हम ट्रू, फॉल्स, ऑब्जेक्ट, एरे कुछ भी और एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ भी हम पास कर सकते हैं। ये हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है हम किस लिए यूज़ करें। अभी हम एक काउंटर की वैल्यू देख रहे हैं, एक सिंपल काउंटर का फंक्शन है हमारे पास जो हम देख रहे थे, इसलिए इसकी वैल्यू इनिशियल क्या है हमारे पास? 0। अब यूआई पे मैंने जहाँ जहाँ पे काउंटर यूज़ किया है वहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट होगी या वही होगी? 100 क्या होगी? 0। देखिए, ठीक है, ये हमने यूज स्टेट यूज़ किया और हमारे पास जहाँ भी काउंटर यूज़ किया था वहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी जो हमने यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू सेट की है 0। यहाँ हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, 100, 5, 10, 15 एनीथिंग, तो वो हमारे पास जहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इंक्रीमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल में परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यूआई में अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सेट काउंटर को हम अपने कटर वाले फंक्शन में यूज़ करेंगे। जी, अब सेट काउंटर में मैंने वो वैल्यू पास कर दी है, काउंटर +1। अब हम जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी, हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी। देखिए, अब देखें, जब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ हमारे पेज में जहाँ जहाँ पे भी काउंटर का वेरिएबल यूज़ हुआ है वो
स्टेट उस वैल्यू को अपडेट कर रही है। कैसे? जब सेट काउंटर का फंक्शन कॉल हैंडल होगा तो क्या डोम एनालाइज करेगा फ़ौरन से और उसको जहाँ जहाँ पे भी पेज पे काउंटर की वैल्यू मिली है वो सबको अपडेट कर देगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है यूआई पे कि हम एक ही वेरिएबल को जितनी दफ़ा भी यूज़ करेंगे वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अभी आपने जितना पढ़ा है, मिस VS Code को थोड़ा सा इसको जूम आउट करें। यूज स्टेट और हैंडल इंक्रीमेंट, इन दो फंक्शंस में, इन दो चीज़ों में क्या हो रहा है इसको ऑब्जर्व करें और अपने बराबर वाले को समझाने की कोशिश करें। 1 मिनट है आपके पास, कर सकें कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें। जब कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन गेट करने की बारी आती है तो आपके पास एक बिल्ट इन रिएक्ट का फंक्शन है यूज स्टेट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई स्टेट गेट करने के लिए ये खास फंक्शन आपके काम आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे आ गए अपने VS Code में। हमारी यहाँ पे जो है वो हमारा माइलस्टोन ये था, हमें अचीव ये करना था कि बटन पे क्लिक हो और 1 का इंक्रीमेंट होता है। इसको आप यूँ कर सकते हैं कि आपने एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी तो देखी होगी या हो सकता है उसको खुद भी यूज़ किया हो। आप करते क्या है, आप बटन पे क्लिक करते हैं ना तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अपने हाथों में तस्बीह काउंटर पहनते हैं, देखा तो होगा। उसमें होता क्या है कि आप एक मरतबा जब उस बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो काउंट है वो +1 हो जाता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश की। एक मिनट, अच्छा, तो मेरा यहाँ पे माइलस्टोन कहता है कि मुझे काउंटर एप्लीकेशन बनानी है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर आया अपने VS Code के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मिस ने एक UI बनाई। आपने फ्लो तो देखा ही होगा कि मिस ने क्या किया, एक अदद UI बनाई। UI का मतलब ये जो बटन वगैरह लगाया, हेडिंग लगाई, डिप लगाई, यानी यूज़र इंटरफेस मिस ने बनाया। अब जब हमने ये यूज़र इंटरफेस बनाया, हमने 2 बटन बनाए, एक इंक्रीमेंट का और एक हमने बना लिया डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है भाई कि जब मेरे बटन पे क्लिक हो तो प्लस हो जाए। इंक्रीमेंट का मतलब तो यही होता है। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब बटन पे क्लिक हो तो माइनस हो जाए। अभी हमने सिर्फ एक फंक्शनैलिटी अचीव की है, एक माइलस्टोन अचीव की है। किस तरह की है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या किया मिस ने, यहाँ पे जो है वो एक अदद काउंटर का वेरिएबल बनाया था। ये वेरिएबल आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग वेरिएबल से वाकिफ़ हैं। मिस ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसको नीचे आपको प्रिंट करा के दिखा दिया। अब जावास्क्रिप्ट में या HTML में आप जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल या जावास्क्रिप्ट की कोई भी चीज़ किस तरह यूज़ करते हैं ये हमने देख लिया। आप कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने काउंटर लिखा हुआ भी है, काउंटर के एक वेरिएबल है तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, सही है। अब बारी आती है कि भाई मैं यूज़ स्टेट के थ्रू करूँ। एक सवाल आप लोगों के जहनों में ये हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास काउंटर वेरिएबल इस तरह से बन रहा था तो मैंने क्यों इस तरह बनाया भाई, हम अगर अपने काम को क्यों लंबा किया। वही बात कि जब भी रिएक्ट में आपको करंट स्टेट चाहिए हो तो आप इस तरह से इसको लिखते हैं। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है भाई, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, इसको थोड़ा सा मैंने जो है वो इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है, कॉन्स्ट। ये कॉन्स्ट वही चीज़ है जो आप लोग पहले दिन से करते आ रहे हैं, चाहे कॉन्स्ट लिख लें चाहे लेट लिख लें, एक ही बात है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं एक अदद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट के बाद आपने लगाया यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप 2 चीज़ें लिखते हैं। क्या करते हैं, 2 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके वेरिएबल का नाम जो आप सिंपली यहाँ पे लिख रहे थे, अब आप इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है। रिएक्ट में अगर स्टेट चाहिए, वेरिएबल चाहिए तो आप भाई यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। और यूज स्टेट में चीज़ों को लिखने का सिंटेक्स ये है,
जो हम अभी देख रहे हैं। पहली चीज़ आपकी क्या होती है? वेरिएबल होती है। जो पहला आर्ग्यूमेंट आपका होता है, सही है, वो होता है आपका वेरिएबल। और ये इस हमारी तरह से करंट ये काउंटर क्या है? मेरा एक वेरिएबल है। दूसरी चीज़ आपके पास आती है एक सेटर फंक्शन। क्या चीज़ आती है? सेटर फंक्शन को किस तरह लिखेंगे? कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज़ होती है, मैंने यहाँ लगाया कॉमा और यहाँ पे लिख दिया सेट काउंट या सेट काउंटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है? एक अदद सेटर फंक्शन होता है आपके पास। वेरिएबल। ठीक है, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो वेरिएबल होता है। दूसरा आर्गुमेंट जो आपके पास होता है वो आता है आपका सेटर फंक्शन। अच्छा, ये सेटर फंक्शन की क्या नीड है? देखिए, जब भी आपको रिएक्ट में या नेक्स्ट.जेएस में आपकी वैल्यू अपडेट करनी हो, आपकी यूज स्टेट का वेरिएबल आपको अपडेट करना हो ना, जाहिर सी बात है वेरिएबल अपडेट तो होगा, तो वो एक सेटर फंक्शन के थ्रू जो है वो अपडेट होता है। आई रिपीट, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस में जब भी आपको अपना वेरिएबल अपडेट करना हो, क्या करना हो? अपडेट करना हो, तो वो डायरेक्टली नहीं हो जाता। आपने क्वार्टर 1 में तो बहुत दफ़ा देखा होगा, आपने शायद यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। आप क्या करते थे भाई? समझिए, मैं इस तरह मैंने जो है वो वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंटर प्लस प्लस। मैं आज तक ये करता था, लेकिन जब रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस की बारी आती है ना, तो मैं अपने वेरिएबल को कभी भी इस तरह अपडेट नहीं करूँगा। डायरेक्टली कभी भी वेरिएबल का नाम लिख के, मैं अपने वेरिएबल को या स्टेट को कभी भी अपडेट नहीं करूँगा। वो होगा हमेशा सेटर फंक्शन के थ्रू, इस तरह से। तो दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो आपका सेटर फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा, अब एक चीज़, क्या इसका नाम हमेशा सेट ही होना चाहिए और काउंटर ही होना चाहिए? देखिए, ये चीज़ों को क्या करता है, इस तरह से जब आप एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, ये कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है कि डेवलपर्स ने आपस में ही कम्युनिटी में डिसाइड किया हुआ है कि भाई जब इस तरह का कुछ काम होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पे चाहूँ अपने सेटर फंक्शन का नाम ABCD कर दूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। मैं XYZ कर दूँ, अपना नाम इस तरह का लिख दूँ, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक सेटर फंक्शन है, तो सेटर फंक्शन है तो ये शुरू होगा सेट से, और जो भी वेरिएबल का नाम होगा या स्टेट का नाम होगा मैं आगे वो चीज़ लिख दूँगा। मैं इस वक्त वेरिएबल का नाम काउंटर है तो मैंने लिखा काउंटर। अब सपोज करें मेरे पास एक और स्टेट है कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, पहला आर्गुमेंट क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो मैंने यहाँ कंट्री लिख दिया, कॉमा। अब मुझे इसका एक सेटर फंक्शन भी बनाना है, इस तरह तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो सेटर फंक्शन के लिए मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले सेट, और जो मेरे वेरिएबल का नाम है मैं यहाँ लिखूंगा सेट कंट्री। फिर जहन मेरा ये चीज़ हमेशा होगी कैमल केस में। एक तो आप लोग ये कन्वेंशन फॉलो करने में आप लोगों को मुश्किल होती है, सही है। कैमल केस मतलब पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। सेट कंट्री कर दिया, आगे आएगा यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे कलर सेट करना है, मतलब एक कलर की स्टेट बनानी है, तो मैं उसको किस तरह लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे क्या सेट करना है? कलर। तो मैंने यहाँ लिख दिया कलर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसका सेटर फंक्शन क्या होगा? तो मैंने लिख दिया सेट कलर, और आगे यूज स्टेट और कलर का नाम। तो ये चीज़ एक वेरिएबल होता है, एक होता है सेटर फंक्शन। फिर यूज स्टेट कहाँ से आ रहा है आपका? रिएक्ट से। कहाँ से आ रहा है?
रिएक्ट से। देखो इसको इंपोर्ट करने का तरीका है, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट होगा ये, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अभी हमने कहा ना ये रिएक्ट के हुक से रिएक्ट की तरफ से प्री डिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, सही है। तो मैंने इसको रिएक्ट से मंगवा लिया, ये वही यूज स्टेट है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसके बाद क्योंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन के लिए राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है ना भैया वो आपकी कहलाएगी इनिशियल वैल्यू, सही है। क्या कहलाएगी ये? इनिशियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे मेरी इनिशियल वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह दूसरी जो मेरे सेटर फंक्शन था, सॉरी जो दूसरा स्टेट था, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? पाकिस्तान। तो पहला आर्गुमेंट काउंटर वेरिएबल, दूसरा सेटर फंक्शन, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। अभी मुझे काउंटर चाहिए, मैंने काउंटर लिख लिया, सही है। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1। मुझे 1 से शुरू करना है, तो मैंने क्या किया, मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, ये रहा मेरा लोकल होस्ट। तो देखें यहाँ पे ये वही 1 है जो इनिशियल वैल्यू से डिफाइन हुआ है। जो भी इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन करेंगे इस तरह से, ये मैंने क्या किया, इनिशियल वैल्यू डिफाइन की, और ये सीधा आके बैठ गई यहाँ काउंटर वेरिएबल में। मेरा पहला आर्गुमेंट वेरिएबल था, पहला आर्गुमेंट मेरी स्टेट थी, तो मैं यह जो भी डिफाइन करूँगा ना भाई ये काउंटर में आके बैठ जाएगा। चलिए मैं इसका नाम थोड़ा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर कर देता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट नंबर, ठीक है, ताकि थोड़ी आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूसरी दिखने को मिल जाए, सही है। अब आपने क्या किया, ये जो भी आपने वैल्यू सेट की ये इस नंबर के वेरिएबल में आके बैठ गई। अब मैं क्या करूँगा, या जो भी लिखूँगा ना वो मेरे पास आगे मुझे मिल जाएगा। इस वक्त मुझे आप लोग बताएं मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 67.5, अब मुझे 1 मिलेगा या 67.5 मिलेगा? तो देख ले मुझे 67.5 मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको दोबारा मैं वहीं ले आता हूँ, सही है। मैंने इस तरह से यूज स्टेट अपना डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद अच्छा ये डिफाइन क्यों किया भाई, जब भी रिएक्ट में हम स्टेट को अपडेट करते हैं कभी भी डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख के नहीं करते। मैं अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट के फंक्शन में हूँ जो इसने बनाया था, यहाँ मैं लिखूँगा नंबर प्लस प्लस, ये एक गलत अप्रोच है, सही है, ये एक गलत अप्रोच है। हमेशा स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा स्टेट के फंक्शन से जो कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। मेरी इस वक्त क्या लॉजिक है कि बटन पे क्लिक हो तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। मेरा सेटर फंक्शन का नाम क्या है, सेट नंबर, मैंने लिखा सेट नंबर और राउंड ब्रैकेट्स। अब ये मुझे एक एरर भी दे रहा है, देखते हैं भाई क्या है, एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0, एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0। इसका मतलब ये कि भाई ये एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहा था जो इसको नहीं मिली तो इसने एरर यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा, क्या मांग रहा है ये, क्या आर्गुमेंट मांग रहा है भाई, ये ऐसा ये आर्गुमेंट होगा हमेशा आपका स्टेट वेरिएबल। अभी हमने बात की ना, स्टेट वेरिएबल हमेशा अपडेट होगा स्टेट फंक्शन से, सही है। स्टेट वेरिएबल हमेशा होगा स्टेट फंक्शन के थ्रू। तो जैसे आपने यहाँ स्टेट फंक्शन लिखा, अब इस फंक्शन के अंदर आपका स्टेट वेरिएबल आएगा। इस वक्त मेरे स्टेट वेरिएबल में मैंने लिखा नंबर प्लस प्लस, 2 प्लस का मतलब आपको पता है, सॉरी, नंबर प्लस 1, सही है। अब आपको पता है मेरी लॉजिक क्या थी, मुझे प्लस लगाना था, ये वही प्लस है जो मैथ्स में होता है हमारे पास। मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करना था, तो ये मेरी लॉजिक है। मैंने कहा भाई नंबर प्लस 1 करो, और इसको मैंने रख दिया हैंडल इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर, सही है। एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन से आप सब वाकिफ हैं कि ये क्या होता है। अब मुझे क्या करना था कि ये इंक्रीमेंट का जो बटन है इस पर जब क्लिक हो तो क्या हो, +1 हो जाए। अच्छा ये क्लिक क्या चीज़ है भाई, मैं ऐसे लिख देता। देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है इवेंट हैंडलर्स का। इवेंट हैंडलर्स होते हैं आप लोगों के पास। इवेंट क्या होता है, आप वेबसाइट के यूज़र हैं, सही है, आप क्या हैं, वेबसाइट के यूज़र हैं। आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, कोई भी हरकत करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, वो इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है,
इवेंट। अब इवेंट दो तरह के होते हैं, एक तो आप एक्शन कर सकते हैं माउस से, दूसरा आप कर सकते हैं कीबोर्ड से। सही है, आप माउस से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये आपके पास माउस हैंडलर्स है, यानी माउस के इवेंट हैंडलर्स हैं। कीबोर्ड के इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, आप की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस, की को छोड़ देते हैं, ये कीबोर्ड के इवेंट हैंडलर्स हैं। आप एंटर पे क्लिक करते हैं, एस्केप पे क्लिक करते हैं, स्पेस पे क्लिक करते हैं, ये हैंडलर्स है। इस वक्त जो हम इवेंट हैंडलर पढ़ रहे हैं वो ऑन क्लिक पढ़ रहे हैं। देखिए ये ऑन क्लिक भी कैमल केस में, ये तो नेक्स्ट जेएस वालों की तरफ से, जावास्क्रिप्ट वालों की तरफ से, तो इसको तो आपको लिखना ही ऐसे पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट। ये हैंडल इंक्रीमेंट क्यों लिखा भाई, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम है हैंडल इंक्रीमेंट। फिर वही बात, बटन का टैग है, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट है। मतलब क्या है ये क्या है, HTML है। क्या चीज़ है ये, HTML है। तो इस HTML के अंदर मुझे जब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिफाइन करना था तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। सही है, जावास्क्रिप्ट के टैग और एट्रीब्यूट के साथ जब मुझे HTML के टैग एट्रीब्यूट्स के साथ जब मुझे ये चीज़ चाहिए थी, यानी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, जो फंक्शन का नाम था वो लिख दिया। कहाँ पे लिखा, जो मेरे इंक्रीमेंट का बटन था वहाँ पे। अब होपफुली मैंने अगर कोई गलती नहीं की है कोड लिखने में, तो ये इस इंक्रीमेंट के बटन पे ये जो है वो अपडेट होना चाहिए, अगर कोई गलती मैंने नहीं की है। अभी देख लेते हैं, मेरा माउस यहाँ पर है, ऑन क्लिक डिफाइन किया है, मतलब क्लिक होगा तभी प्लस होगा। तो मैं इसको प्लस क्लिक कर रहा हूँ तो ये चलते चला जा रहा है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चलते चला जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब इंक्रीमेंट मतलब +1, डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, -1। सही है, तो -1 भी आप लोग कर ही लेंगे। अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा भाई सेट नंबर हो नंबर +1। स्टेट वेरिएबल को जब अपडेट करना हो, जिस तरह अपडेट करना हो, मैं सेटर फंक्शन में करता हूँ। अभी मैं +1 कर रहा था, मुझे फॉर एग्जांपल +500 करना है। क्या 1 में 500 में प्लस करूँगा या किसी भी नंबर में मैं 500 प्लस करूँगा, क्या मेरी ये लॉजिक चलेगी? सोच ले पहले, अभी देख लेते हैं। इसको मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ। आप लोगों ने कहा इंक्रीमेंट पे 500 लगा दो तो हो जाएगा, आप लोगों ने कहा ये चलेगा अभी देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी वैल्यू 501 होगा। दोबारा इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इंक्रीमेंट बाय 500 होती चली जा रही है। ठीक है, इसी टाइम पे मौके पे आप लोग एक 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। 4:05 का सर्वर कंपोनेंट होता है। सर्वर कंपोनेंट का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट जो हमेशा सर्वर पे रेंडर हो और फिर आपके पास आए। रेंडरिंग थ्योरी आप पढ़ चुके हैं आई गेस, सही है, तो आपको पता होगा। अच्छा, तो अब यहाँ क्यों यूज़ क्लाइंट लिखा और यूज़ क्लाइंट से होगा क्या, लिखा क्यों? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होता है। जब भी आपको कभी रिएक्ट का कोई भी हुक यूज़ करना हो, आई रिपीट, जब भी आपको रिएक्ट का कोई भी हुक यूज़ करना हो तो आप क्या करते हैं? अब मैं सारा कोड हटा देता हूँ, ये जितना भी सब लिखा है ना, हर चीज़ रिमूव करता हूँ। यहाँ से देखा तो हेलो लिख रहा हूँ, या डिफ के टैग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अदद हेलो लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिखा, हेलो लिख लिया। मेरी इस पूरी फाइल में अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूज़ स्टेट। मैं काम करता हूँ, यूज़ क्लाइंट को भी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट किया और यूज़ स्टेट को मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। मैं ब्राउज़र पे आऊँगा और यहाँ पे देखूँगा मेरे पास एक अदद फेल्ड टू कंपाइल का एरर आ रहा है। ये एरर क्या चीज़ है भाई? एरर को पढ़ना सीखें। एरर को पढ़ना नहीं सीखेंगे आप लोगों का प्रोग्रामिंग में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बहुत कम होगा अगर कोई या पहले से इंडस्ट्री में काम करता हो या कोई हल्का फुल्का कोर्स किया उसने यहाँ से पहले, उसको ये बात पता होगी कि प्रोग्रामिंग का दूसरा मतलब ही यही है कि एरर्स को काउंटर कर करके अपने सोल्यूशन पे पहुंचना। एरर को पढ़ना सीखिए। क्या लिखा है यहाँ पे? यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। क्या कह रहा है ये?
आप कंपोनेंट में अपने यूज स्टेट को यूज कर रहे हो, जो कि हकीकत भी हमने यूज स्टेट लिखा है ना अभी। इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो आप क्या करो भाई, यूज क्लाइंट लगा दो यहाँ पे। सो दे आर सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। ये वही बात है कि भाई सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट होते हैं। जब भी यूज स्टेट यूज करना है वो एक क्लाइंट कंपोनेंट में होगा, ठीक है। तो क्या करो, यूज क्लाइंट लगा दो। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? क्या सर्वर कंपोनेंट में यूज स्टेट हम यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते भाई? जब भी रिएक्ट हुक्स होता है ना, चले पहले ये समझते हैं यूज क्लाइंट का क्या मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक अदद यूज क्लाइंट लगा दूँ। यूज क्लाइंट कैसे लगेगा? फाइल के सबसे टॉप पे, फाइल के सबसे टॉप पे बिल्कुल लाइन नंबर 1 पे आप लगाएंगे डबल कोट्स और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूज क्लाइंट। हर चीज़ होगी स्मॉल में। देखिए इस तरह मैंने यूज क्लाइंट लगाया, देखते हैं एरर गया नहीं गया। एरर यहाँ पे चला के सिंपली आपको एक हेलो का मैसेज मिल गया। इससे पहले मेरा कोड गया वो, जब मुझे दोबारा लिखना पड़ा मैं इसको ले आता और एक मेरा फंक्शन भी आ गया, यूज क्लाइंट भी यहाँ पे आ गया। मैंने दोबारा यहाँ पे देखा, रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखा है। अच्छा, यूज क्लाइंट का क्या मतलब है? यूज करो क्लाइंट को। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक चीज होती है आपके पास सर्वर। सर्वर क्या होता है? इंटरनेट से रखा हुआ डाटा, जो भी चीज इंटरनेट पे हो वो आपकी सर्वर कहलाएगी। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है आपका ब्राउजर। क्लाइंट क्या होता है? आपका ब्राउजर। अब जब भी यूज स्टेट या किसी भी रिएक्ट हुक की जब बात आती है ना, उसको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है। आई रिपीट, जब भी यूज स्टेट या किसी भी रिएक्ट हुक की बारी आती है उसको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, सर्वर पे तो ब्राउजर होता नहीं है, तो इसीलिए वो सर्वर का रेंडर होता था बाय डिफॉल्ट। अब जब आपने यूज क्लाइंट लिख लिया, आपका ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो कहाँ होगा? ब्राउजर पे रेंडर होगा। इसीलिए क्यों आपने लिखा? क्योंकि यहाँ आपने एक रिएक्ट का हुक डिफाइन किया हुआ है। रिएक्ट का हुक डिफाइन किया हुआ है, एक ये रीज़न है क्योंकि रिएक्ट के हुक्स को ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है, नंबर 1। नंबर 2 रीज़न ये है कि आपने यहाँ पे एक ऑन क्लिक हैंडलर भी डिफाइन किया हुआ है। जब भी आप किसी भी इवेंट हैंडलर को डिफाइन करते हैं ना, जब भी इवेंट हैंडलर को डिफाइन करते हैं, ऑन क्लिक, डबल क्लिक, ये वगैरह, तो आप क्या करते हैं? अब क्लिक भी जाहिर सी बात है ब्राउजर पे ही करते हैं ना। यहाँ पे मैं आया, ये मेरा ब्राउजर है, मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ? इस बटन पे। ये जाहिर सी बात है ब्राउजर पे ही हो रहा है। मैं सर्वर पे तो कहीं क्लिक नहीं कर सकता या लेफ्ट क्लिक नहीं कर सकता। तो 2 वजह से यहाँ पे यूज क्लाइंट लगा हुआ। एक तो रिएक्ट होके इस वजह से, या है प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स स्लैश प्रॉपर्टीज। जैसे रिएक्ट स्टेट, अभी जो आपने स्टेट पढ़ा, जैसे स्टेट आपके रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन की बैकबोन होती है ना, इसी तरह प्रॉप्स का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है। जिस तरह आप प्रॉप्स लिखते हैं या स्टेट लिखते हैं, स्टेट की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास प्रॉप्स की भी है। स्टेट और प्रॉप्स जो है वो आपके रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं। अच्छा, प्रॉप और प्रॉपर्टीज कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और क्या होते हैं? आप सबको यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब तो पता ही है। कंपोनेंट क्या होता है? जब भी आपको स्मॉल चंक्स ऑफ HTML को यूज करना हो, आप उसको कंपोनेंट में स्टोर कर दो। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है प्रॉप्स का। आपके कंपोनेंट में प्रॉप्स भी होते हैं। अब आप उसको किस तरह लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी हम लिखते हैं। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि कंपोनेंट होते हैं। उस कंपोनेंट में अभी जो हमने स्टेट पढ़ा ना, उसको भी अपने जहन में रख लीजिए। आपने जो यहाँ पे स्टेट पढ़ा ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेट जो आपने डिफाइन किया, यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके कंपोनेंट में थी, करंट कंपोनेंट में, अगर आपको उस सेम इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे कंपोनेंट में भी पास करना हो,
ठीक है, मैं रिपीट, जब आप करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको पता चल गया स्टेट होती है। होता क्या है, आपको ऑफनली जो है वो करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी आपकी स्टेट को, जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर किसी दूसरे कंपोनेंट में भी पास करना हो, तो वहाँ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है प्रॉप्स का। क्या इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट? प्रॉप्स का। प्रॉप्स बोल लें या आप फुल फॉर्म प्रॉपर्टीज बोल लें। और ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? आपके कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन ही होती है। ये चलता कैसे है? इसके जो है एक अलग इसका एक फ्लो भी है। आप जब भी कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पास करते हैं ना, अभी हमने ये डिस्कस किया ना, करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करते हैं, तो आप क्या करते हैं? प्रॉप्स यूज करते हैं। इस प्रॉप्स का एक अलग फ्लो होता है कि भाई ये एक फ्लो होगा, ये फ्लो बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा, तो ही आप क्या करते हैं? उसको जो है वो आप प्रॉप्स कहते हैं। ये प्रॉप्स हमेशा पास होते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक अदर फाइल बनाई, पेरेंट कंपोनेंट डॉट psx। जहन में रहे, पेरेंट कंपोनेंट एक चीज़ होती है और दूसरी चीज़ आपके पास होती है चाइल्ड कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट बना लिया और उस पेरेंट कंपोनेंट में मैंने जो है वो पेरेंट कंपोनेंट बना दिया। जब भी आपको अपना डाटा पास करना होगा ना, यानी करंट इंफॉर्मेशन पास करनी होगी, वो पेरेंट कंपोनेंट से लेके जाएगी आपके चाइल्ड कंपोनेंट में। अभी हम देख लेते हैं पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट का भी यहाँ पे क्या मतलब है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, आपने बल्कि ये यूज़ किया हुआ भी है। पेरेंट कंपोनेंट से में जो भी डाटा होगा वो आपको पास करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप चाइल्ड कंपोनेंट में ही कर सकते हैं। कैसे होता है भाई ये अभी देखते हैं। पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, मैंने कहा आप लोगों ने किया हुआ भी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे state.tsx की फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जितना भी कोड है मैं जो है वो इसको वहाँ ले जाता हूँ ताकि हमें जो है वो डिस्टर्ब ना करेंगे। उसूलन रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि हम इसको इस तरह लिखें कि हर चीज़ के लिए एक अलग हम कंपोनेंट बनाएंगे। मैंने कंपोनेंट बना लिया, अब जाहिर सी बात है रेंडर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा। अभी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो मैं इसको इंपोर्ट भी नहीं कर रहा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट होता क्या है, आपने ये चीज़ यूज़ भी की हुई है। कंपोनेंट बनाना आता है? कंपोनेंट बनाना आता है? यस सर। ये होता है, आप चले इस स्टेट से ही हम शुरू करते हैं। इंपोर्ट स्टेट फ्रॉम स्टेट। ये जो मैंने स्टेट कंपोनेंट बनाया इसको यहाँ में बना दिया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, सिंपली इसको मैंने रेंडर कर दिया। और जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोड तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। ये वही स्टेट का कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ बनाया हो। देखिए मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ आपको यहाँ भी रिफ्लेक्शन दिखेगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये काम आपने किया। अब इसमें पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अच्छा, ये जो मैंने स्टेट का कंपोनेंट बनाया, आप क्या करते, कंपोनेंट बनाते और बना के छोड़ नहीं देते, उसको कहीं ना कहीं रेंडर भी करते हैं। क्या करते हैं? कंपोनेंट बनाते हैं, कहीं ना कहीं रेंडर भी कर देते हैं। अब कंपोनेंट मेरा बन गया, ये रेंडर कहाँ पे हो रहा है? page.tsx में, सही है। मैंने state.tsx नाम का एक अभी कंपोनेंट बनाया मैंने, और उसको क्या किया ताकि वो ब्राउजर पे शो हो सके, तो वो उसको मैंने page.tsx में रेंडर करा दिया। सिंपल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी भी नहीं किया तो फिर क्या ही बात है उसकी, ठीक है। स्टेट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? जिस कंपोनेंट में, गौर से सुनना इस बात को, जिस कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर होता है, सही है, जिस कंपोनेंट में
एक कंपोनेंट, जब दूसरा कंपोनेंट रेंडर होता है वो एक कंपोनेंट कहलाता है पेरेंट कंपोनेंट। सही है भाई, मेरा ये एक कंपोनेंट है page.tsx, सही है, page.tsx मेरा एक कंपोनेंट है, तो ये मेरा कंपोनेंट क्या हुआ, पेरेंट कंपोनेंट हुआ। जिस कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है, जिस कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है वो पेरेंट कंपोनेंट कहलाता है, और जिस कंपोनेंट को हम रेंडर करते हैं वो चाइल्ड कंपोनेंट कहलाता है। भाई मैं इस वक्त होम में हूं, तो home.page.tsx क्या हुआ, मेरा पेरेंट कंपोनेंट हुआ, ठीक है। page.tsx क्या हुआ, मेरा पेरेंट कंपोनेंट हुआ, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर मुझे एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर कराना है, तो ये क्या हुआ, मेरा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ। अब जो मैंने क्या कहा, जिस कंपोनेंट में कोई दूसरा कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट जो मैं रेंडर करूंगा ना, जो दूसरा कंपोनेंट रेंडर करूंगा वो कहलाएगा मेरा चाइल्ड कंपोनेंट। तो इस केस में मुझे कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, स्टेट का कंपोनेंट मुझे रेंडर करवाना है। तो ये इस केस में अगर इस फाइल को सामने रखते हुए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें चाइल्ड और पेरेंट कौन है, तो आप सिंपली कहेंगे कि भाई ये कंपोनेंट जिसमें मैं हूँ प्रेजेंट, जिसमें मैं प्रेजेंट हूँ वो पेरेंट कंपोनेंट है। भाई मैं page.tsx में हूँ, मैं page.tsx में हूँ, ऊपर देखिए फाइल नेम आ रहा है, page.tsx में हूँ, तो ये पेरेंट कंपोनेंट है। और जिसके अंदर, जो इस पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है, जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो चाइल्ड है। पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, ये अपने बराबर वाले को जल्दी से जानिए। जिस प्रेजेंट कंपोनेंट के अंदर अगर कोई कंपोनेंट रेंडर हो रहा हो, मैं page.tsx में प्रेजेंट हूँ, page.tsx मेरा जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है, और जिस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अगर कोई कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो चाइल्ड कंपोनेंट है। बातें बंद, सारी नज़रें फोकस स्क्रीन पे। अब अगर मेरे पास 100 ऐसे कंपोनेंट्स हों, सही है, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मेरे पास 100 ऐसे कंपोनेंट्स हों तो वो सारे के सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो पेरेंट एक page.tsx है और इसमें चाइल्ड जो है वो स्टेट या जो भी कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं वो सारे जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा आपसे भाई, ये रहा कि जब भी आपको प्रॉपर्टीज़ या प्रॉप्स पास करने होते हैं तो आप पेरेंट से चाइल्ड में पास करते हैं। वही मतलब है भाई, आप जो भी सीखते हैं अपने वालिदैन से ही सीखते हैं, तो वो जो भी चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज़ अपनी पास कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ अपनी आपको पास कर रहे हैं, आपकी तरबियत, आपका इखलाक, आपके पढ़ने लिखने का तरीका, जो भी आपको पास किया जा रहा है आप अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो इसको यूँ आप सिंपली याद रख सकते हैं कि एक स्टेट प्रॉप्स का मतलब होता है, फ्लो यूँ होता है कि आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अपनी वैल्यू पास करते हैं या प्रॉपर्टी पास करते हैं, प्रॉप्स पास करते हैं। इस केस में मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो page.tsx है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब एक नया फोल्डर में बना लेता हूँ ताकि नाम हमारे सेम रहे, पेरेंट component.tsx, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है चाइल्ड component.tsx, ठीक है। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में आया और यहाँ में चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब वही बात दोबारा, जाहिर सी बात है, पेरेंट कंपोनेंट बना दिया, पेरेंट कंपोनेंट की यहाँ हेडिंग भी है, दिखेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, रेंडर नहीं करवाया। रेंडर मतलब जो चीज़ मुझे ब्राउज़र पे एक्सपोज करनी होती है उसको हम रेंडर कहते हैं। वोकैबुलरीज आपको पता होनी चाहिए, आपका जो है वो बहुत काम आएगा, आपका इंप्रेशन हो, चाहे वो आपका कोई हो, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आपको वोकैबुलरीज पता होनी चाहिए। अब स्टेट, मैंने यहाँ पे स्टेट भी था, चले इसको मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट डिफाइन करता हूँ, और स्टेट के नीचे मैं अगर
पेरेंट कंपोनेंट डिफाइन कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अभी जो हमने बात की, पेज डॉट टी एस एक्स मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और इस पेरेंट कंपोनेंट में जो चीज़ें आ रही हैं वो सब चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 200 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। फिलहाल स्टेट की नीड नहीं है, मैं स्टेट को हटा दूँगा। ठीक है, ये रहने देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें पेरेंट कंपोनेंट सिंपल लिखा हुआ है। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में हूँ, ये मेरा पेरेंट डॉट टी एस एक्स है, मैं पेरेंट डॉट टी एस एक्स में हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये चाइल्ड कंपोनेंट किसी तरह इस पेरेंट कंपोनेंट का चाइल्ड बन जाए। तो मैं क्या करूँ, सिंपल जो काम अभी वहाँ क्या यहाँ कर लूँगा। जैसे मैं क्या करूँगा, जिस फाइल में मैं हूँ वो पेरेंट कंपोनेंट है और यहाँ जो कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा वो क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट होगा। तो पेरेंट डॉट टी एस एक्स को मैंने पेरेंट कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, पेरेंट डॉट टी एस एक्स को मैंने पेरेंट कंपोनेंट बना दिया क्योंकि मैं इस फाइल में प्रेजेंट हूँ। और जिस प्रेजेंट फाइल में आप होते हैं, जिस करंट फाइल में आप होते हैं, अगर कोई भी कंपोनेंट उसके अंदर रेंडर हो रहा वो चाइल्ड होता है। तो मेरे इस केस में चाइल्ड कंपोनेंट हो रहा है, तो मैं कहाँ पर हूँ, चाइल्ड डॉट टी एस एक्स में यहाँ पे आ गई। जाहिर सी बात है, पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ कोई डाटा लिखा नहीं है, सिर्फ ये रेंडर हो रहा है और यहाँ पे सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे चाइल्ड कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड का ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम अपने प्रॉप्स के ऊपर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जी, यहाँ तक पेरेंट चाइल्ड में कोई सवाल है? प्रॉप्स में हम आ रहे हैं, पक्की बात है? यस सर। चलिए चाइल्ड, अब हम आते हैं प्रॉप्स पे। जब भी आप प्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो आपको एक अदद जो है वो फ्लो को माइंड में रखना पड़ता है। ये बात गौर से सुनिएगा, अब ये बिल्कुल रिएक्ट नेक्स्ट जैसी टेक्निकलिटी पे हम बात कर रहे हैं। और ये पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट, स्टेट, प्रॉप्स, ये इतना जो है वो कॉमन चीज़ है कि एक रिएक्ट नेक्स्ट डेवलपर जो है वो दिन में 10 बार इन चीज़ों को आंख बंद करके भी कर सकता है। तो ये इतना कॉमन और इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोग बिगनर से थोड़ा सा टाइम लगेगा पिक करने में, लेकिन इस पर आपका हाथ इतना साफ होना चाहिए कि कभी भी आपको ये फ्लो बनाना पड़े आपसे फ़ौरन बन जाए, क्योंकि ये इतना कॉमन है। रोज़ाना रिएक्ट नेक्स्ट जेएस डेवलपर दिन में 10 बार इस चीज़ पे काम करते हैं। ठीक है, अब प्रॉप्स क्या होते हैं? एक फ्लो, जब भी प्रॉप्स की बात आएगी एक अदद फ्लो आपके जहन में होना चाहिए। वो फ्लो क्या है कि पेरेंट कंपोनेंट से जब डाटा निकलेगा तो चाइल्ड में जाएगा, ये होता है प्रॉप्स। आप जो भी सीख के आते हैं अपने पेरेंट से सीखते हैं, वो कहते हैं ना इंसान जो भी सीखता है अपने बड़ों से सीखता है। तो पेरेंट से आपने जो भी सीखा, जो सीखा वो है प्रॉप्स, और आप एक चाइल्ड कंपोनेंट, आपके पेरेंट से पेरेंट कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब मैं डाटा पास करता हूँ। अभी तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली ना, ऐसे ही रिएक्ट के टर्म्स में अब मैं यहाँ पे एक डाटा पास करता हूँ। सही है, मैंने क्या डाटा पास किया, अभी कुछ मैं फैंसी नहीं करता, इसको सिंपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। क्या वेरिएबल? सिंपल एक वेरिएबल लेट कॉन्स्ट्रक्ट है, अभी कुछ फैंसी नहीं करेंगे। मैंने लिखा लेट फॉर एग्जांपल वैल्यू, नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक हियर। सही है, या फॉर एग्जांपल नेम, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो सबको आ गया। अभी वही बात, पेरेंट से चाइल्ड में डाटा पास होगा और अब यहाँ होने वाला है पेरेंट कंपोनेंट में मैं हूँ और यहाँ ये हो रहा है, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट। इसमें डाटा कैसे पास करें? आपने HTML के एट्रीब्यूट्स तो देखे, जैसे एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इमेज का टैग है और इस टैग के अंदर ये रहा इमेज कंपोनेंट, इमेज का टैग है और यहाँ पे क्या है, मेरे पास SRC की एक अदद चीज़ है, SRC लिखा हुआ है और ऑल्टरनेट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। जो भी चीज़ ओपनिंग टैग में आती है ना, जैसे इमेज का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे मैंने ये 2 चीज़ें पास की, ये मेरे 2 एट्रीब्यूट्स हैं। सही है, जैसे अभी मैंने ऑन क्लिक लिखा था, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है। हम पहली क्लास से जब से टेलमेंट पढ़े क्लास नेम लिख रहे हैं, क्लास नेम एट्रीब्यूट है। तो HTML के टैग में इस तरह की जो भी चीज़ है ना वो एट्रीब्यूट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं।
अब प्रॉप्स किस तरह पास होते हैं? पेरेंट से चाइल्ड में होते हैं और एक एट्रीब्यूट की शक्ल में पास होते हैं। आई रिपीट, प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड और एक एट्रीब्यूट की शक्ल में पास होते हैं। इस एट्रीब्यूट को अभी मैंने क्या था, ओपनिंग टैग में जो भी आता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अब ये आप एट्रीब्यूट आप यहाँ पे रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मेरा कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है उसमें आएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जांपल, अभी मैं वैल्यू चेंज करके लिखता हूँ, ये चले अभी सेम लिखता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल नेम, एट्रीब्यूट पास हो गया इज इक्वल्स टू, एट्रीब्यूट यहाँ तक ऐसा ही होता है। फिर आएगा, अब मुझे क्या पास करना है, मेरे पेरेंट कंपोनेंट का वेरिएबल, क्या करना है, वेरिएबल पास करना है। क्या पास करना है, वेरिएबल पास करना है। ये कुछ भी हो सकता है, अभी हमारे केस में वेरिएबल ये एक स्टेट का वेरिएबल भी हो सकता है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, ये इवन के आपका एक फंक्शन भी हो सकता है। अभी हम सिंपल रखेंगे, मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू वेरिएबल के जावास्क्रिप्ट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज़ है, या मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए और यहाँ पे ये नेम पास कर दिए। सही है। इस तरह से पेरेंट से चाइल्ड में आपका डाटा पास होता है। इस कोड को देखें, कोई सवाल तो पूछें। अभी ये नेम में एरर क्यों आ रहा है इसको छोड़ दें, इस कोड को देखते हुए जल्दी से कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो जी। नहीं, अच्छी बात है, बाकी वो भी देखें। ये जो चाइल्ड कंपोनेंट में आप लोगों को राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, चाइल्ड ब्रैकेट्स, चाइल्ड कंपोनेंट में जो राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, यहाँ एक अदद आप लोगों के लिए कीवर्ड पहले से डिफाइन है। मतलब बिहाइंड द सीन्स नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस ने पहले से ही एक कीवर्ड डिफाइन करके रखा है, वो है प्रॉप्स के नाम का। सही है, किस नाम का है, प्रॉप्स के नाम का, वही जो हमने पढ़ा। ये एरर क्या दे रहा है इस वक्त, ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, बस कह रहा है यूज नहीं किया आपने, नहीं टाइप एरर अभी नहीं देगा। ठीक है, प्रॉप्स को कह रहा है भाई ये यूज कर लो। सिंपल में क्या काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कर लेता हूँ। console डॉट लॉग आपको पता है, मैंने प्रॉप्स कर दिया। एरर टाइप एरर तो नहीं होगा, शायद चला गया। अभी टाइप एरर नहीं दे रहा, जिसने कहा था सही कहा था। अभी मैंने प्रॉप्स को एनी कर दिया, टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन करूँगा, अभी टाइप की मुझे नीड नहीं है। अभी हमारा फोकस प्रॉप्स के ऊपर। कंसोल डॉट लॉग किया प्रॉप्स, ठीक है, मैं यहाँ आया। कंसोल डॉट लॉग कहाँ होता है, अपने ब्राउजर पे मैं आया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, वही चीज़, और इसको मैं यहाँ पे ले आया। जहाँ से यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन, एक सबसे पहले एलिमेंट्स का आ रहा है, देखिए मेरा कर्सर अगर आप लोगों को विजिबल हो, सबसे ऊपर देखिए एलिमेंट्स हाईलाइटेड है, उसके बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है कंसोल का, दिख रहा है। उस कंसोल पे मैंने क्लिक किया तो क्यों नहीं आया, क्या ये, अच्छा जी सर्वर कंपोनेंट है, सॉरी माय बैड, ठीक है नहीं, ये क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है ना, तो इसके कंसोल डॉट लॉग का जो आउटपुट आएगा ना, वो कहाँ पे आएगा, मेरे CLI में, यानी ब्लैक कलर के बॉक्स में आएगा। भाई इसका मतलब आप वही समझ लें, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, ये दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि दो बार रिफ्रेश हुआ होगा इसलिए आ रहा है, इसलिए टेंशन लेने की नीड नहीं है, हम सिर्फ लेटेस्ट वाले को देखेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता दूँ। पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू डिफाइन की, चाइल्ड कंपोनेंट में एज एन एट्रीब्यूट मैंने उसको पास कर दिया, और चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स का कीवर्ड लगा के, जहाँ पे ये चाइल्ड कंपोनेंट के ब्रैकेट्स लगे हुए थे, वहाँ पे मैंने प्रॉप्स का कीवर्ड लिखा। ये कीवर्ड कहाँ से आया, आपने तो कभी भी डिफाइन नहीं किया इसको। ये कीवर्ड नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस ने पहले ही हमें दे के रखा हुआ है बिहाइंड द सीन्स। तो मैंने प्रॉप्स लिखा, इसकी टाइप लग दी एनी, अभी मुझे टाइप की नीड नहीं है, सिंपली इसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया। ये कंसोल डॉट लॉग क्योंकि एक सर्वर कंपोनेंट है, बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट होता है ना, सर्वर कंपोनेंट है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे आएगा। अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट होता, क्लाइंट कंपोनेंट ब्राउजर पे रेंडर होता है, तो इसका आउटपुट जो है वो ब्राउजर पे आता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने प्रॉप्स लिखे,
ये प्रॉप्स मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? चाइल्ड कंपोनेंट में। मैंने कंसोल डॉट लॉग किस कंपोनेंट में लगाया है? चाइल्ड कंपोनेंट में लगाया है या पेरेंट कंपोनेंट में लगाया है? चाइल्ड कंपोनेंट में लगाया है। तो कंसोल डॉट लॉग जो यहाँ पे आ रहा है ये चाइल्ड कंपोनेंट डॉट TSX में जो यहाँ आपके लिए मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी फॉर एग्जांपल ABCD। अब जैसे ही मैंने यहाँ ABCD लिखा, ये ABCD मेरे वेरिएबल की वैल्यू है। अब फ्लो समझे, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है, इसकी वैल्यू है। ये कंपोनेंट उठ के यहाँ पे इस नेम में आया, और क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने इसको पास किया, यहाँ पे प्रॉप्स की एक अदद कीवर्ड है मेरे पास, और यहाँ पे इस प्रॉप्स के कीवर्ड को मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। होपफुली अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो जो करंट वैल्यू ABCD है वो कंसोल में आ रही होगी। मैं यहाँ आया, नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मुझे एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि मेरा टर्मिनल दोबारा से जो है वो जाग जाए। ठीक है जी, आपके सामने यहाँ पे कंसोल में क्या आ गया? ABCD आ गया। तो इस तरह से प्रॉप्स को आप चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड में इस तरह पास करते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ क्या आ रही है? नेम। ये नेम क्या है भाई? ये नेम, अब मुझे यहाँ पे चले नेम बाद में देखते हैं, मुझे इसको यहाँ पे रेंडर कराना। फॉर एग्जांपल H1 लगाता हूँ मैं, यहाँ पे एक मतलब क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट डैश 9 और 9 में मैंने क्या किया? मुझे मेरा प्रॉप्स प्रिंट कराना है। प्रॉप्स क्या है? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। क्या है? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। H1 HTML है। HTML में जब भी जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अभी मेरे यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है? अभी क्या वेरिएबल है? इस कंपोनेंट में करंट वेरिएबल क्या है? प्रॉप्स। प्रॉप्स ही है। देखिए भाई, यहाँ पे करंट वेरिएबल ABCD था, सॉरी नेम था। मुझे नेम चाहिए होता, मैं नेम कर देता इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं नेम कर देता। अब ये नेम यहाँ पे पास तो हो रहा है, लेकिन इसका जो कीवर्ड है ये प्रॉप्स है। तो ये बात भी कहना बिल्कुल सही होगी कि ये प्रॉप्स के वेरिएबल में आके बैठ गया। जैसे ये बैठ गया, देखिए प्रॉप्स से ही मेरा कंसोल आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया प्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप्स लिखा मैंने, इसको मैंने आके रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी नहीं आया। आना तो नहीं चाहिए, आ जाए तो बता, कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप एक चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पे किस तरह इसको पास किया? नेम करके पास किया। क्या पास किया? नेम करके पास किया। तो सिर्फ प्रॉप्स लिखने से नहीं आएगा ये, मुझे प्रॉप्स के साथ इस नेम को भी लिखना पड़ेगा कि भाई आप प्रॉप्स बन के तो पास हो रहे हो, लेकिन आपका एक्चुअल लेवल भी क्या है? वो नेम है। तो मैं ये लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये डॉट क्यों लगाया ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी एक साथ इतना डाटा मैं दे नहीं सकता आप लोगों के लिए, बहुत हेल्दी हो जाएगा। होपफुली अगर मैंने कोई गलती नहीं की ब्राउजर में रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ आया तो देखें मुझे ABCD मिल गया। ये ABCD वही है जो पेरेंट कंपोनेंट से मैंने चाइल्ड में पास किया था। मैं अगर यहाँ वैल्यू चेंज करूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ Sunday 2 to 5। मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू Sunday 2 to 5 लिखी, नेम में इसको पास किया, इस तरह से ही पास किया, और यहाँ पे प्रॉप्स में लाके मैंने इसको बिठा दिया। ठीक है, प्रॉप्स डॉट नेम, और यहाँ पे मैंने चेंज किया तो Sunday 2 to 5 होगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात, ये प्रॉप्स डॉट नेम और ये जो नेम है जो एट्रीब्यूट बन के पास हो रहा है, ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मैं कह रहा हूँ भाई आप ये बन के पास हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम की जगह इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल संडे की जगह मंडे कर देता हूँ, तो वहाँ पे होपफुली मेरे पास मंडे आ जाए। सही है, तो प्रॉप्स दोबारा से सुन लें, 30 सेकंड में ओवरव्यू सुन। प्रॉप्स मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। पेरेंट से चाइल्ड में पास होता है, किस तरह पास होता है ये आपने देखा। पेरेंट कंपोनेंट में चाहे वो आपका वेरिएबल हो, सिंपल वेरिएबल हो, स्टेट वेरिएबल हो, स्टेट मतलब यूज स्टेट हो, या फिर कोई फंक्शन हो, ये इस तरह से पास होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट के ज़रिए पास होता है इस तरह से,
सही, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के ज़रिए पास होता है, और यहाँ पे प्रॉप्स का कीवर्ड लगा के आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो आपके एट्रीब्यूट का नाम हो वो प्रॉप्स डॉट के बाद आएगा। दो चीज़ें अभी बाकी है, बैठे रहो। एक तो आपका होमवर्क ये है कि आपको क्लास की प्रैक्टिस करनी है, जो हमने पढ़ा है, ग्रिड पढ़ा है, यूज स्टेट पढ़ा है, प्रॉप्स पढ़ा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ नाम पास कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नाम पास कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉप्स की प्रैक्टिस करनी है, स्टेट और ग्रिड की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना नाम पास कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। आपने अपना एड्रेस भी पास करना है, या जो आप करना चाहें, फेवरेट कलर लिखें, फेवरेट डिश लिखें, अलग अलग वेरिएबल्स बना के कीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आपका होमवर्क यहाँ पे ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, क्लास प्रैक्टिस, फिर होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है भाई, 3 प्रॉप्स पास करने चाइल्ड से, सॉरी पेरेंट से चाइल्ड में, और वो प्रॉप्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, अगर नाम नहीं तो फुल नेम लिख लेना, वेरिएबल का नाम, नेम में कभी कभी वो मसले करता है। फेवरेट डिश और फेवरेट कलर, कोई भी दुनिया के 3 चीज़ आप पास कर दें, 3 से ज़्यादा भी करना चाहो आप कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ये 3 चीज़ें आपने करनी है, फिर उसको आपको लाके यहाँ पे रेंडर भी कराना है। जैसे हम प्रॉप्स डॉट नेम कर रहे हैं ना, आपने प्रॉप्स डॉट फुल नेम करना है, खैर ये तो मैंने वो बता ही दिया, फिर आप लोग आगे खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। क्लास की प्रैक्टिस, होमवर्क। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये गवर्नर हाउस कोई आम इंस्टीट्यूशन नहीं। अब यहाँ पे जब भी गेट ओपन होता है ना, चाहे आप लोग आ रहे हो या जा रहे हो, क्योंकि ये गवर्नर हाउस है ना भाई, पीछे बिहाइंड द सीन्स जब भी गेट खुलता है ना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से। जाहिर सी बात है, उन्होंने आप लोगों का भी ख्याल रखना है, अपने इस गवर्नर हाउस का भी ख्याल रखना है, और कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी है, इन्होंने हमें एक फेवर दे दी कि भाई आप यहाँ के पढ़ लो, लेकिन इन्होंने एक चीज़ डिमांड भी की कि भाई सिक्योरिटी रूल्स हमारे ही चलेंगे, वो आप नहीं कर सकते। तो एक गुजारिश आप लोगों से कि घर से 10 मिनट जल्दी निकलें, और 2 बजे या 2:05 तक सब यहाँ पे आए। 2:30 बजे आप लोगों का गेट बंद हो जाया करेगा, और वो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी है, ये लीनियंसी तो हम टीचर्स को भी नहीं है। Q1 में मेरे एक टीम मेंबर का वो आ रहा था, बाइक पंचर हो गई, वो पूरी क्लास उसको अंदर नहीं आने दिया, हालांकि वो टीचर था। अब गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी हमारे लिए भी वही है जो आप लोगों के लिए है, सही है। अगर हम में से किसी को लेट हो गया तो हमें भी आने नहीं मिलेगा, हम भी घर चलेंगे। तो ये गुजारिश है आपसे कि क्लास का जो एग्जैक्ट टाइम है ना, 2 या 2:05 वहाँ तक आ जाइए। 2:30 बजे जो है ना, ये गेट बंद हो जाएगा करेगा। 2:30 बोला या 2:15 बोला, आई थिंक 2:15 बजे बोला, 2:15 बजे आप लोगों का ये गेट बंद हो जाया करेगा, सही है। तो ये 2 चीज़ें थी, एक होमवर्क और एक सिक्योरिटी का जो मैंने आपको मसला बताया, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।